Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on ethical issues in clinical psychology, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर जो एथिकल इश्यूज़ हैं उनका क्या रोल होता है, एथिक्स होते क्या हैं और कौन से क्लिनिक के अंदर कौन से एथिकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को। Ethical issues are those which arise when a conflict emerges in research. Ethical issues क्या ये होते हैं कि ऐसा एक conflict होता है कि जो रिसर्च के दरमियान में उठता है between the rights of participants and the intended aim of the research, यानी कि जो रिसर्च का मकसद है वो क्या है उसके दरमियान में और जो पार्टिसिपेंट्स के जो राइट है उसके दरमियान में। For example, if participants are informed of the aim of a study, this may lead them to change their behavior and therefore produce invalid result। यानी कि अगर एक पार्टिसिपेंट है उसको पता हो कि ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर किया जा रहा है या क्या कि उसको जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उससे क्या होता है वो अपना जो बिहेवियर है उसे चेंज कर लेता है और एंड पे जो होता है वो एक्चुअल जो रिज़ल्ट है वो सामने नहीं आता। एथिकल इश्यूज़ ये होते हैं कि एक जो क्लिनिकल सेटअप है वो जहाँ पे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, तो जब वो अपने क्लाइंट के साथ डील कर रहा है तो वहाँ उसे डिफरेंट जो होते हैं वो इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। एथिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो जो एक साइकोलॉजिस्ट है उसको जो है डिफरेंट एथिकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। एथिक्स बेसिकली ये होते हैं कि जो एक रूल एक जो स्टैंडर्ड सेट किया होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने अपने सेटअप के लिए, वो एथिक्स होते हैं। तो अगर उनको ब्रेक डाउन किया जाए या उसके अंदर कोई चेंजिंग लेके आई जा रही तो वो उसके रिज़ल्ट में जो प्रॉब्लम सामने आती है वो एथिकल इश्यूज़ होते हैं। एथिक्स रेफर्स टू द करेक्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट नेसेसरी व्हेन कैरिंग आउट रिसर्च, यानी एथिक्स जो है उनका ख्याल रखा जाता है जब एक रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जाती है। कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट किया जा रहा है तो उसके अंदर जो उसके लिए एथिक्स होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है। वी हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट रिसर्च पार्टिसिपेंट फ्राम हार्म। जो है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या एक जो रिसर्चर है उसकी, कि जो पार्टिसिपेंट अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको कोई भी नुकसान ना हो। However important the issue under investigation, psychologists must remember that they have a duty to respect the right and dignity of research participants। और जो से रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिसर्च के अंदर उनको रिस्पेक्ट दी जाए और उनकी जो डिग्निटी है उसका ख्याल रखा जाए, उनकी जो है वो प्राइवेसी रखी जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है रखी जाए उनकी। 3 टाइप्स के कोड्स होते हैं, एक होते हैं मॉरल कोड्स, एक होते हैं एथिकल कोड्स और तीसरे होते हैं लीगल कोड्स। मॉरल कोड्स होते हैं जो इखलाकी होते हैं, यानी जो फिलोसफिकल होते हैं या रिलीजियस के होते हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल अबॉर्शन कि कोई जो लेडी है वो अबॉर्ट नहीं कर सकती अपने बेबी को, या जो अगर एनिमल अंदर रिसर्च के यूज़ हो रहा है इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको भी कोई नुकसान ना पहुँचे। एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं कि जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो APA है उसने दिए होते हैं कि इनको जो है कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हुए इन जो कोड्स हैं एथिक्स है उनका ख्याल रखना है। लीगल कोड्स होते हैं जो स्टेट ने दिए होते हैं और जो फेडरल ने यानी गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, सूबाई होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल जिसके अंदर आता है कि चाइल्ड अब्यूज़ ना किया जाए और चाइल्ड को निगलेक्ट ना किया जाए। इस तरह ये डिफरेंट कोड्स होते हैं। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो इन तीनों कोड्स को, मॉरल, एथिकल और लीगल कोड्स को मद्देनज़र रख के एक जो रिसर्चर है, एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो फर्दर जो है रिसर्च को कंडक्ट करता है। Ethical conduct and principle of psychologists. The 5 general principles of the American Psychological Association Code of Conduct state that all psychologists must strive to conduct themselves with beneficence and non-maleficence, fidelity and responsibility, integrity, justice। यानी APA ने जो एक जो रूल कंडक्ट किया है, रूल ऑफ कंडक्ट बताया, कोड ऑफ कंडक्ट बताया, वो ये है कि जो भी रिसर्चर जो है वो अगर रिसर्च कर रहा है तो उसके अंदर जो है एक जो इंडिविजुअल है उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाए, जस्टिस किया जाए यानी इंसाफ रखा जाए, नाइंसाफ़ी ना की जाए और जो है बाइसनेस ना शो की जाए और एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसका ख्याल रखा जाए। जो पेशेंट है या जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिसर्च के अंदर उनको जो है डिसीविंग से प्रोटेक्ट किया जाए अपने क्लाइंट को, यानी उनको जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है उनको पता हो कि उनको किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाना है और उसके ऊपर किस तरह से अप्लाई किया जाना है। अगर वो इसके ऊपर रजामंद हो तो फिर वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाए। ज़बरदस्ती जो है किसी को भी रिसर्च के अंदर जो है इन्वॉल्व नहीं कर सकते। बेसिकली द कोड ऑफ एथिक वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट एंड द साइकोलॉजी फ्रॉम एनी अब्यूज़ और एनी हार्म। यानी ये बेसिकली इसके लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाए जाते हैं, यानी कि किसी भी क्लाइंट के साथ कोई ज़बरदस्ती ना हो, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और साइकोलॉजिस्ट को भी किसी भी मिस हैंडलिंग सिचुएशन का सामना ना करना पड़े।
फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग गाइडलाइन, दे आर 4 एथिकल प्रिंसिपल विच आर द मेन डोमेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो भी रिसर्च कंडक्ट करे उसके अंदर क्या रिस्पेक्ट जो है प्रोवाइड की जाए, कॉम्पिटेंस रखी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपनी फुलफिल की जाए और इंटेग्रिटी का जो है वो ख्याल रखा जाए। APA ने जो है ये डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट बताए हैं, जो कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसने जब भी कोई एक रिसर्च जो उसने कंडक्ट करना है या कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो उसने ये जो कुछ स्टैंडर्ड हैं, कुछ जो एथिक्स हैं उसको उसने फुलफिल करना होता है, उनके अकॉर्डिंग उसने जो है वो डिसीजन लेना होता है। अगर रिसर्चर या साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो अगर इन एथिक्स को फॉलो नहीं करता या उन्हें ब्रेक डाउन करता है तो उसके खिलाफ जो है वो फिर लीगल एक्शन लिया जाता है। अब जो भी पार्टिसिपेंट या जो भी क्लाइंट आया है, कोई पेशेंट आया है जो एक साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो उसकी प्राइवेसी रखे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखे। प्राइवेसी होती है जो अबाउट होती है पीपल के यानी इंडिविजुअल के, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसके डाटा की, यानी कि उसको नहीं बनता कि वो उसकी जो किसी और को बताए कि उसके पास ये ऐसा इंडिविजुअल है या उसका जो डाटा है वो किसी और के साथ शेयर करे, या इवन कि उसका नाम भी जो है वो किसी के सामने नहीं ले सकता या नहीं बता सकता किसी को कि वो जो है वो मेरा क्लाइंट है, या वो इस तरह जो है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहेगी, उसकी प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो जो एक साइकोलॉजिस्ट है उसको एक इंडिविजुअल की, एक अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना चाहिए। उसका जो एक इंटरव्यू ले रहा है जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी की जा रही है, वो एक अपने प्राइवेट ऑफिस में हो या घर के जो एक सेपरेट रूम है उसके अंदर कंडक्ट की जाए, पब्लिक प्लेस के अंदर ना कंडक्ट किया जाए, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो उसको देखें या सुने या उसको उसके बारे में पता चले। या अगर कोई ऐसा क्लाइंट है वो चाह रहा है कि उसकी प्रॉब्लम का किसी और के सामने जिक्र भी ना किया जाए तो तब भी उसका जो डाटा है उसको सेव रखा जाए और उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन रखा जाए। साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साइकोलॉजिस्ट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली एक इंडिविजुअल को असेस करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं और फिर उसका जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। दे ऑफर प्रोफेशनल सपोर्ट टू हेल्प पीपल नेविगेट अ वाइड रेंज ऑफ चैलेंजेस। इंडिविजुअल जिनको अपनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस का सामना करना पा रहा होता है उसकी वो हेल्प करते हैं, उनके जो शॉर्ट टर्म पर्सनल इश्यूज होते हैं उनको वो सॉल्व आउट करते हैं। इंडिविजुअल की जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर सोशल एंजाइटी है या सोशल फोबिया इस तरह है तो उसको इतना इस लाइक बनाया जाए उसका ट्रीटमेंट करके, ताकि वो अपनी सिविक ड्यूटी जो है वो फुलफिल कर सके, सोसाइटी के अंदर जो है वो मूव ऑन कर सके, वो जा सके, वो लोगों के साथ जो है वो वर्क कर सके। इन दिस वे देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि लोगों की वेलफेयर के लिए और इन्वायरमेंट के लिए जो है वो वर्क किया जाए। यानी एक जो साइकोलॉजिस्ट होती है और साइकोलॉजिस्ट होता है उसकी एक ये भी ड्यूटी होती है कि अपनी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करे, जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमैनिटी के लिए, वेलफेयर के लिए जो है वो वर्क करे और अच्छा जो है वो माशरा बनाए, इन्वायरमेंट जो है उसको चेंज करे, उसके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको रिड्यूस करे, पॉजिटिविटी को सामने लाए। एथिक्स इन साइकोथेरेपी, जो पेशेंट या जो क्लाइंट सामने आ रहा है उसको देखा जाए, उसके साथ कोई भी मिसकंडक्ट या फ्रॉड ना किया जाए, पहले अच्छी तरह से देखा जाए कि उसके ऊपर कौन सी साइकोथेरेपी अप्लाई की जा सकती है, REBT अप्लाई होनी है या CBT अप्लाई होनी है, यानी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उसके ऊपर बेस्ट रहेगी, या उसको जो है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत है, या उसको कोई सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, या उसे स्पेयर थेरेपी यानी कि चाहिए। जो उसको साइकोथेरेपी चाहिए होगी उसको वही प्रोवाइड की जाएगी। ये नहीं कि अगर उसको ठीक तरह से देखा ना जाए और जो सी मर्जी जो है उसके ऊपर साइकोथेरेपी जो है वो अप्लाई कर दी जाए। उसको एक जब कम्प्लीटली तौर के ऊपर असेस करके डायग्नोस कर दिया जाए तो फिर उसके ट्रीटमेंट के अंदर जो भी साइकोथेरेपी हो वही अप्लाई करनी चाहिए और उसको उसके बारे में सारा बताना चाहिए, ताकि उसको आगाही हो कि मेरे ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। थेरेपिस्ट ऑब्लिगेशन, यानी साइकोलॉजिस्ट अपहोल्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, यानी प्रोफेशनल वे के अंदर जो सेशन है उसको कंडक्ट किया जाए, प्रोफेशनल रोल जो है वो प्ले किया जाए, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे फुलफिल किया जाए और कोई भी जो रूल है, कोई एथिक्स है उसको ब्रेक डाउन ना किया जाए। Sexually intimated behavior with client, the main goal of counseling should be to focus on the best interest and welfare of the client। यानी जो अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास क्लाइंट आ रहा है तो उसका बेसिक पर्पस जो है वो ये होना चाहिए कि उसने उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको वेलफेयर के, क्लाइंट को वेलफेयर की तरफ लाना है, उसके अंदर बेहतरी लेके आनी है, उसके साथ किसी भी किस्म का जो रिलेशन है वो नहीं बनाना, सेक्सुअली उसकी तरफ जो है वो इंटैक्ट नहीं होना। इससे क्या होगा कि वो उसका जो ट्रीटमेंट है, उसकी जो काउंसलिंग है वो नहीं हो पाएगी। डुअल रिलेशनशिप, यानी कि बाज़ का इस तरह होता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास इस तरह क्लाइंट आता है जो कि उसका अपना फैमिली मेम्बर होता है या उसका स्टूडेंट होता है या उसका कोई एम्प्लॉय होता है या बिजनेस का कोई हेड होता है, यानी कि उसके जानने वाला होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होती है, बायसनेस शो हो जाती है
और जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं अच्छे तरीके से कर पा रहे थे, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं हो पा रही होती, कंफ्यूज फील कर रहे होते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्लाइंट के साथ जो है वो फ्रीली जो है वो बातचीत करे, उसके अच्छे तरीके से काउंसलिंग करे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन ये इस तरह होता कि यानी फैमिली के अगर दो ही मेंबर हैं, एक ही फैमिली के जो दो मेंबर हैं वो एक ही साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहे हैं, तो उसमें भी जो एक साइकोलॉजिस्ट है उसको चाहिए कि वो दोनों का जो है आपस में उनके साथ डाटा शेयर ना करे, क्योंकि हो सकता है कि वो एक दूसरे को ना बताना चाह रहे हो कि हम इधर आ रहे हैं, तो उनकी प्राइवेसी का और उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसका वो ख्याल रखे। साइकोलॉजिस्ट जो है वो जो उसके पास क्लाइंट आ रहा है उसकी जो प्राइवेसी है और उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसका ख्याल रखे, उसको सेव करे, ताकि वो जो इंडिविजुअल है वो ख़ुद को सेफ फील करे और जो है उसको जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी इजीली साइकोलॉजिस्ट के साथ शेयर कर सके। जो रिलेशनशिप के अंदर भी जो है वो स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा जाए और जो एक साइकोलॉजिस्ट है वो अपने क्लाइंट के साथ किसी भी किस्म का जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो ना बनाए। ये कुछ एथिक्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है हर एक साइकोलॉजिस्ट ने, और अगर ये ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर ये एक साइकोलॉजिस्ट की तरफ से जो है वो इमोरल बिहेवियर जो होता है वो शो होता है। और इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो इन्फॉर्म कंसेंट जो होता है वो अपने क्लाइंट से फिल करवाए, या अगर वो क्लाइंट इस तरह का नहीं, यानी अगर वो उसकी एज छोटी है यानी वो बच्चा है अगर, तो उसके साथ, या वो उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, तो उसके जो फैमिली मेम्बर उसके साथ आए हैं जो उसको लेके आया है वो उससे जो है उसका वो इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो फिल करवाया जाए, ताकि उसके अंदर सारा लिखा होता है। इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर लिखा होता है कि जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम क्या है और उसके ऊपर जो है वो क्या साइकोथेरेपी या कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई होने लगा है। तो अगर उसके जो घर वाले जो है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसके साथ मुतमिन हो, वो ऐसा एग्री हो उसके ऊपर, तो फिर वो ट्रीटमेंट्स जो है वो अप्लाई करने चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।